है एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल पे। गेट 23 का एक एक्सपेक्टेशन में देखने की कोशिश कर रहा था और मैंने सोचा कि गेट 2007 और गेट 2015 के कुछ क्वेश्चंस एक बार देख लिए जाएं ताकि कुछ एनालिसिस हमें मिले कि गेट का 23 का जो पेपर है जो आईआईटी कानपुर कंडक्ट कर रहा है वो किस लेवल का हो सकता है। बिफोर आई गो फॉरवर्ड मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं कि आईआईटी कानपुर गेट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है इस ईयर की 23 की। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पेपर वही सेट करते हैं। गेट का जो पेपर होता है वो सेट किया जाता है सारे 7 आईआईटी और आईआईएससी के मिला के जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनकी कमेटी के द्वारा। बट हां, ऐसा हो सकता है कि इस कमेटी के द्वारा जो टोटल जो 65 क्वेश्चंस हैं उनमें से 100 या 200 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन पूरे कलेक्ट करवाए जाए पहले, और उनमें से फिर आईआईटी कानपुर जो है वो बताएगा कि कौन कौन से पेपर या कौन कौन से क्वेश्चन इस पेपर में पूछे जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हर एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट आईआईटी कानपुर ही डिसाइड करे कि नहीं, डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आपके यहां से आने चाहिए, एल्गोरिदम के क्वेश्चन यहां से आएंगे, ओएस के क्वेश्चन ये टीचर बनाएंगे एटसेट्रा। तो उस केस में हम थोड़ी प्रिडिक्टेबिलिटी ले सकते हैं कि पिछली बार जो आईआईटी कानपुर ने गेट के एग्जाम कंडक्ट कराई थी उनमें जिन टॉपिक के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए थे या ज्यादा पूछे गए थे उनसे इस बार भी पूछने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जब ये लोग क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो ये लोग सारा मटेरियल रखते हैं अपने पास में, पहले के क्वेश्चंस, पिछले साल के क्वेश्चंस, पहले के जितने भी 10-20 साल के क्वेश्चंस इनके पास मिल सकते हैं वो, प्लस दूसरी कोचिंग क्लास का मटेरियल भी ये लोग रख सकते हैं, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो हो सकता है कि जो इस बार का पेपर आए उसमें थोड़ा रिफ्लेक्शन गेट 2015 और 2007 का हो। इसलिए मैंने थोड़ी एनालिसिस की और देखा कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम देखेंगे ये भी इस पर्टिकुलर सेशन में कि 2007 और 2015 के जो पेपर्स हैं वो कितने टफ थे, कितने इजी थे, और उसके अलावा उन पेपर्स में स्पेशली मैं 2015 का तो डेटा लेके आया हूं, जो टॉपर्स थे उनके मार्क्स क्या थे। तो ये सारी चीजें मैं इस सेशन में आप लोग को बताने वाला हूं। चलिए सबसे पहले 2007 के बारे में बात करते हैं। तो 2007 में इनोवेटिव या अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है ना काफी अलग टाइप के आए थे। 5 क्वेश्चन तो सीओए के थे ऐसे जो एकदम अनएक्सपेक्टेड टॉपिक या अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक से थे, बहुत ज्यादा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे। अगर आपको याद है तो एक तो कैश और अरे का एक क्वेश्चन था जो 2007 में पूछा गया था, जिसमें आंसर था, 2 क्वेश्चन थे बैक टू बैक, एक तो था 56 मिस होते हैं और दूसरा जो क्वेश्चन था इसी में लाइन नंबर 4 से लेके 11 की लाइंस बार बार रिप्लेस होती हैं। अगर बाई चांस आपको पीवाईक्यूज याद है तो ये क्वेश्चन रिकॉल होगा। तो 2 क्वेश्चन जो थे वो कैश और अरे के टॉपिक से रिलेटेड थे 2007 में। 15 में नहीं आया बट 7 में जरूर आया सीओए के, और 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो एकदम अनएक्सपेक्टेड टॉपिक से पूछे गए थे, इसके पहले उससे ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया था। प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर में भी देखें तो 4 क्वेश्चन 2007 में ही रिकर्शन से आए थे। आप अगर 2007 का पेपर उठा के देखें तो इसमें ना आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता था उसमें 85 क्वेश्चंस आया करते थे, ठीक है। फिर इनोवेटिव क्वेश्चंस 2 डिस्क्रीट मैथ के भी थे और ऊपर से 3 क्वेश्चन क्वेरीज के थे, डीबीएमएस के क्वेरीज, 3 टाइप की क्वेरीज, तीनों अलग अलग क्वेश्चन, एक एसक्यूएल का भी था, एक रिलेशनल अलजेब्रा का भी था और एक रिलेशनल कैलकुलस का था। तो इस तरीके से 3 क्वेरीज डीबीएमएस की पूछी गई थी, जो कि बहुत रेयर होता है कि डीबीएमएस में 2 क्वेश्चन या एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाए, वो भी क्वेरीज से। बहुत रेयर ऐसा हुआ है गेट में। हम आगे की बात करें 2015 की, सेट नंबर 3 सेट में 2015 का पेपर हुआ था क्योंकि एस्पिरेंट्स ज्यादा थे और 2014 से ही पहली बार ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हुआ था। तो 14-15 में गेट ऑर्गेनाइजिंग कमिटी जो थी उन्हें नंबर ऑफ सेंटर्स और उन पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने नंबर ऑफ सेट्स बढ़ा दिए थे। सेट नंबर 1 में सीएन के 2 इनोवेटिव क्वेश्चन आए थे। इनोवेटिव का मतलब होता है एकदम डिफरेंट टाइप के जिनको सॉल्व करना में टाइम लगता है। देखिए एक चीज मैं बता दूं,
हर बार गेट एग्जाम में इनोवेटिव क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कुछ टॉपिक के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि यार ये टॉपिक तो पढ़ा है मैंने, बट ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा इनोवेटिव है, थोड़ा ऐसा है जिसमें हो सकता है कि मुझे 10 से 12 मिनट या 15 मिनट लग जाए। हर बार आते हैं, बट हम कोशिश कर रहे हैं एनालिसिस करने की कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से ऐसे अनएक्सपेक्टेड या इनोवेटिव आ सकते हैं जो रेगुलर से डिफरेंट हैं, जिनको हम रेगुलरली सॉल्व नहीं कर रखे हैं हमारी प्रैक्टिस में, टेस्ट सीरीज में या प्रिपरेशन में। कुछ डिफरेंट हर बार आते हैं। तो सीएन से 2 इनोवेटिव क्वेश्चन आए थे सेट नंबर 1 में। सी और प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर में 4 क्वेश्चन रिकर्शन से थे। ये वाले एक्चुअली ये वाला जो चीज है यहां नहीं आना चाहिए, यहां आना चाहिए। 2015 में रिकर्शन के क्वेश्चन नहीं, ओके ये सही था, यहां नहीं आना चाहिए कि 4 क्वेश्चन रिकर्शन से थे। एक क्वेश्चन रिकर्शन से ही था सी प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर में। इसमें इनोवेटिव क्वेश्चन डिस्क्रीट मैथ में 3 थे, चैलेंजिंग क्वेश्चन थे टीओसी के 2। चैलेंजिंग मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन। यूजुअली टीओसी के जो क्वेश्चन हैं वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि छोटे होते हैं या एक बार में बनने लायक होते हैं अगर लॉजिक हमारा ठीक ठाक होता है तो, मैक्सिमम क्वेश्चंस। बट इस बार ना काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे। ओएस के 2 इनोवेटिव और चैलेंजिंग क्वेश्चन आए थे इसमें। 2015 में डीबीएमएस का एक ईआर डायग्राम का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और एक एल्गोरिदम का बहुत इनोवेटिव क्वेश्चन था 2015 के सेट नंबर 1 में। सेट नंबर 2 की बात करें तो सेट नंबर 2 में तो बहुत कुछ है, क्योंकि ये मैंने खुद ने लिखा था तो मुझे याद है बहुत अच्छे से। सीओए का एक इनोवेटिव क्वेश्चन था स्टैक पॉइंटर का, अगर आपको याद है तो एक स्टैक पॉइंटर में +4 करना था, दैट्स इट। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था। कॉल फंक्शन एक था, उसका इंप्लीमेंटेशन दे रखा था और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि 2-2 बाइट के पीसी और पीएसडब्ल्यू को अगर स्टैक पे स्टोर करेंगे तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या आएगी। बहुत बड़ा क्वेश्चन था। इट हैज टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। वो एकदम डिफरेंट, इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया गेट में। सीडीएस के 2 इनोवेटिव क्वेश्चन थे, एक तो रिकर्शन का 1 मार्क का क्वेश्चन था, ये भी मुझे याद है। इसे बहुत टाइम लगाया गया था। इसमें पहली बार फॉर लूप के अंदर k = 1 to k <n k++ और यहां पे एक इस टाइप का स्टेटमेंट था x = x प्लस फंक्शन ऑफ k इंटू फंक्शन ऑफ n - k। इस टाइप का एक रिकर्सिव फंक्शन दे रखा था और पूछा था फंक्शन ऑफ 5 की वैल्यू बताओ। बहुत बड़ा प्रोग्राम था या बहुत बड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था 2015 का। बहुत टाइम लगाया था इसने, तो थोड़ा सा एक्सटेंसिव अप्रोच के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व हुए थे, अगर आपको नहीं पता है कि कैसे सॉल्व करना है। डिस्क्रीट मैथ का एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, टीओसी का एक, ओएस के 2, डीबीएमएस का एक, एल्गोरिदम का एक क्वेश्चन बहुत ही यूनिक आया था, जिसमें पूछा गया था कि हमें kth मिनिमम फाइंड करना है एक गिवन एरे का, और उस पर्टिकुलर kth मिनिमम को फाइंड करने के लिए हम क्विक सॉर्ट वाली पार्टीशन एल्गोरिदम यूज करेंगे। तो बड़ी सी एल्गोरिदम दे रखी थी और उस एल्गोरिदम के थ्रू हमें सॉल्व करना था kth मिनिमम। उसमें एक स्टेटमेंट मिसिंग था जो हमें 4 ऑप्शंस में से कलेक्ट करना था कि कौन सा करेक्ट होना चाहिए। बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन था, बड़ा था बट इजी था। फिर एक क्वेश्चन मैथ और एल्गो का मिला के था। मैथमेटिक्स में एक मेथड आती थी, उस मेथड को इंप्लीमेंट करने के लिए कहा गया था। और एक पजल का क्वेश्चन था यंग टेबलू का, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। टेक्निकल सेक्शन में किसी भी टॉपिक से वो क्वेश्चन नहीं बनता है, वो एकदम अलग ही था, सिर्फ और सिर्फ पजल टाइप का क्वेश्चन था। 2015 में ऐसा आया था। फिर 2015 के ही सेट नंबर 3 में ऐसे अलग अलग इनोवेटिव क्वेश्चंस आए थे अलग अलग टॉपिक से। देखो हम यहां पे ना कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मैंने ना थोड़ा अपना एनालिसिस को और एक्सटेंसिव किया और ये पता किया कि 2007 और 15 में सिमिलैरिटी ये थी कि बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन 2 बार या 3 बार पूछे गए। टोटल 4 पेपर हैं अपने पास, सेट नंबर 1 2 3 इन 2015 और 2007 में एक पेपर। तो अपने पास ना काफी 4 पेपर में सिमिलैरिटी ये समझ में आई मुझे कि बाइनरी सर्च ट्री का कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन पूछे गए। एक दूसरा ये मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इस बार पक्का इससे फिर से क्वेश्चन आएगा कि इंटरनल नोड्स इतनी है तो बाइनरी ट्री में बताओ कितने एक्सटर्नल नोड्स होंगी, या एक्सटर्नल इतनी है तो टोटल नोड्स कितनी होंगी। इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। 2015 में 2 क्वेश्चन अलग अलग सेट में, सेट 2 सेट 3 में सेम टाइप के थे। डेटा अलग था कि आपके पास टोटल लीफ नोड है 20, बताओ कितने इंटरनल नोड ऐसे होंगे जिसके 2 चिल्ड्रन होंगे किसी बाइनरी ट्री में। वो आंसर आएगा 20 - 1।
नंबर ऑफ नोड्स विद 2 चिल्ड्रन प्लस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री। ये पूरा हमने से एकदम प्रूव करके रखा हुआ है और इसी मेथड पे बेस्ड हमने के एरी ट्री के लिए भी फॉर्मूला बनाया था कि के एरी ट्री में अगर n नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स है जिनके हर एक के चिल्ड्रन है तो n माइनस वन इंटू के प्लस वन, या जिस तरीके से भी नहीं, के माइनस वन इंटू एन प्लस वन, इस तरीके से हमने फॉर्मूला बनाया था, देख लेना, क्योंकि उससे रिलेटेड ना 2007 में भी क्वेश्चन था, 15 में भी दो अलग अलग सेट में क्वेश्चन थे। तो बाइनरी ट्री में जो हमने शुरुआत में फॉर्मूलाज देखे थे ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो 2007 और 2015 दोनों में एक क्वेश्चन आया था इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन का, कैसा वाला, जिसमें ना 3 इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, 4 इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन दे रखी है और पूछा है बताओ कितनी साइकिल लगेगी। 2015 के सेट नंबर 2 में ऐसा क्वेश्चन था, 2007 में भी एक क्वेश्चन था, एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा दे रखे थे और फिर बोला था कि एडिशन के लिए एक साइकिल एग्जीक्यूशन में लगेगी, सब्ट्रैक्शन के लिए एक, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 और डिवीजन के लिए 5 साइकिल। सिर्फ स्ट्रक्चरल हजार्ड का क्वेश्चन था, हो सकता है उसमें थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके और कुछ इनोवेटिव बना दे, बट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में नंबर ऑफ साइकिल्स निकालने वाला क्वेश्चन दोनों बार पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार भी आ जाए, पक्का है ना। फिर रिकर्शन के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, बहुत मतलब अच्छे खासे 2007-15 दोनों में, और बहुत अच्छे वाले पूछे गए हैं, तो रिकर्शन पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक आध क्वेश्चन सही बन सकता है। सीपीयू शेड्यूलिंग के क्वेश्चन बहुत इजी वाले पूछे गए हैं, तो आप यहां से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1 या 2 मार्क आपको आसानी से बन जाए। और इंडेक्सिंग के क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, इसमें भी और इसमें भी, डीबीएमएस की इंडेक्सिंग, बी ट्री बी प्लस ट्री के क्वेश्चंस हर बार पूछे गए हैं, तो ये भी आप आराम से इसको अच्छे से कवर करके जाइएगा, क्वेश्चन बन सकता है और आपसे भी बन जाएगा। बहुत ज्यादा टफ है नहीं इंडेक्सिंग, क्योंकि बी प्लस ट्री के ही क्वेश्चन इंडेक्सिंग में जनरली पूछे गए हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं, 2-3 टाइप के क्वेश्चन उनमें बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और टॉपर्स के मार्क देखते हैं। ये देखिए आपके पास में 2015 के टॉपर्स की यहां पे मार्क्स हैं। तो रविशंकर मिश्रा AIR 1 था उस टाइम पे, और वो उन्होंने स्कोर किया था 85.85 मार्क्स। अब ये ऐसे मार्क्स इसलिए हैं क्योंकि 3 सेट थे और 3 सेट के हिसाब से उस टाइम पे जो ये मार्क्स आए थे वो नॉर्मलाइज करके दिए हुए थे, इसलिए, है ना। तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। रैंक स्कोर 1000 था। फिर तमोजीत चैटर्जी रैंक, गेट रैंक 5th थी, स्कोर उसका भी 1000 था, 80 मार्क्स आए थे। सुहित सिन्हा गेट रैंक 10, 77। आप देख सकते हो 73 प्लस मार्क्स पे ही 28 तक रैंक तक चले गए थे, मतलब पेपर बहुत इजी थे, कंपैरेटिवली बहुत इजी थे, स्कोरिंग बहुत ज्यादा ऊपर चली गई थी। अभी लास्ट 2 साल से ना स्कोरिंग थोड़ी नीचे आई है, स्कोरिंग इन द सेंस की मार्क्स वर्सेस रैंक। क्यों? क्योंकि एमएसक्यू क्वेश्चंस आ गए हैं। एमएसक्यू क्वेश्चन से 2 मुश्किल होती है स्टूडेंट्स को, एक तो एक्यूरेसी कम हो जाती है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट जो है थोड़े कम हो जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन पक्का गलत होते हैं, और दूसरा टाइम ज्यादा लेते हैं। एमएसक्यू का मतलब ये नहीं होता है कि एक क्वेश्चन में एक बार सॉल्व किया और 4 में से 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन करेक्ट करके और खत्म करे, आगे बढ़े। एमएसक्यू क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि 4 ऑप्शन आर इक्वल टू 4 क्वेश्चंस, तो चारों क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व करना पड़ते हैं, उसकी वजह से टाइम लग जाता है। अब एमएसक्यू क्वेश्चन में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है, एमसीक्यू वर्सेस एमएसक्यू में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता और एमसीक्यू में हमें एक करेक्ट मिल जाता तो हम बाकी के लिए बॉदर नहीं करते, बट यहां पे हम बाकी के लिए बॉदर करते हैं, उसमें थोड़ा सा थिंकिंग टाइम स्पेंड करते हैं, उसकी वजह से टाइम ज्यादा लगता है। तो हो सकता है इतना ऊपर ना जाए, बट जा सकता है। अच्छा, एक और टेबल आगे बढ़ रही है, देखो आप देख सकते हो 70 प्लस मार्क्स पे 40 प्लस रैंक थी या अंडर 40 रैंक थी। इस बारी इतना ज्यादा शायद कट ऑफ ना जा पाए, थोड़ा नीचे आ जाए, हो सकता है 70 प्लस मार्क्स पे आपको रैंक जो है 80 या 100 तक भी मिल जाए, हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। इनफैक्ट ओके, और थोड़ा कम हो जाए ये रैंक, मतलब 42 क्या 70 प्लस मार्क्स पे आपको जो रैंक है ये 20 अंडर 20 ही रहे, मतलब 65 पे भी आपको 50 प्लस रैंक मिल सकती है। डिपेंड करता है कि पेपर में क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा लेंदी अगर हुए तो,
पर कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि एमएसक्यू आने की वजह से ये इतना हाई रैंक वर्सेस मार्क्स का कट ऑफ नहीं जाएगा। आप देख सकते हो 66 मार्क्स पे 88 रैंक आई है, 66 मार्क्स पे 88 रैंक आई है, विच इज रियली रियली टू गुड। बहुत ज्यादा मार्क्स हैं ये 88 रैंक लाने के लिए। ठीक है, तो ये 2015 का डेटा है, अलग 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 स्कोर के हिसाब से और अलग अलग मार्क्स के हिसाब से उनकी पूरी डेटा में लेके आया हूं, ताकि आप लोगों को एक थोड़ा सा एनालिसिस मिल पाए। बट मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये जो है नीचे आएगा। अगर आप 70+ मार्क्स लेके आते हैं तो आप आराम से अंडर 20 30 तक तो आराम से आ ही सकते हैं, आराम से। यहाँ पे तो 42 रैंक है, बट 70+ पे आराम से आप अंडर 30 आ सकते हैं, टॉपर्स में आ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एमएसक्यूज जो हैं वो थोड़े कहीं ना कहीं ज्यादा आते हैं, 8 10 12 क्वेश्चंस आते हैं गेट कंप्यूटर साइंस में स्पेशली। तो इन टॉपिक्स को थोड़ा सा और अच्छे से कर लेना। ये टॉपिक्स जो उन सब्जेक्ट से हैं जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूं, मैं बहुत अच्छे से समझ भी पाया उनको। और भी अगर आपको ऐसा लगता है कि 2007 और 2015 में कोई सिमिलैरिटीज हैं, कुछ क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा मेरा प्रेडिक्शन ऐसा है कि पेपर बहुत ज्यादा टफ तरफ नहीं जाएगा। क्वेश्चंस जो आएंगे उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो आपने देखे हुए हैं मैक्सिमम, बट कुछ क्वेश्चन इनोवेटिव रहेंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि टॉपर कौन बनेगा। तो जो आईआईटी कानपुर के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंडर पेपर हुए हैं, उनमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, बट कुछ क्वेश्चंस तो डेफिनेटली बहुत यूनिक होंगे, अनएक्सपेक्टेड ऐसे होंगे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 2015 में एक क्वेश्चन आया था, किससे? पाइपलाइन से, नॉन लीनियर पाइपलाइन से, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, ऐसा जिसमें हमने कभी सोचा ही नहीं कि अच्छा यहां से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, बट वो भी आया। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा कि एक दो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो एकदम अनएक्सपेक्टेड होंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे और भी आपके लिए वीडियोस लाता रहूं, तो आप अपने प्रॉब्लम्स और इस टाइप के वीडियोस के सजेशंस कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। मेरा काम है आप लोगों को एनालिसिस करके या गाइड करके और उस लेवल तक लेके जाना जहां पे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को लेके जब भी गेट एग्जाम के सेंटर में अंदर जाएं तो आपको लगेगा कि यस आई डू हैव कॉन्फिडेंस, मेरे पास उतना जज्बा है, मैंने इतनी स्टडी कर ली है, इतनी लर्निंग कर ली है कि मैं काफी सारे क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व कर लूंगा गेट एग्जाम में। वो कॉन्फिडेंस जब आपको आएगा तो मुझे बहुत बहुत बेहद मजा आएगा। और जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे सेटिस्फाइड, फुल्ली सेटिस्फाइड होकर निकलेंगे कि हां मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी और उसको मैंने सही तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया। मैं चाहता हूं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो जितने भी स्टूडेंट मेरे से कनेक्टेड हैं किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो सारे के सारे अपनी फैमिली के स्टूडेंट सारे के सारे टॉपर्स में आए। अंडर 50, अंडर 100, अंडर 20, अंडर 10, सारे के सारे हम में से ही सब आए, ये मेरी उम्मीद है। और उस उम्मीद को लेके मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। मैंने पहले भी कहा है आप लोगों से कि मेरा काम सिर्फ गेट एग्जाम के सेंटर के बाहर आप सेटिस्फाइड होके निकले इतना नहीं है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बीच से लेके एग्जाम पेपर से लेके रिजल्ट आएगा, तब तक भी मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है, इंटरव्यू बेस्ड एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे इंटरव्यूज क्रैक करने हैं। आपका जब तक किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो जाए तब तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है और इसी के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अपने पेपर को लेके, एक पैनिक नहीं होना है, और दूसरा जो ये वीडियो देख रहा है एक बार मुझे जरूर इन्फॉर्म करिएगा कि क्या इस वीडियो को देख के और इन टॉपिक्स को देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस आपके मन में आया कि हां सर हम अच्छा कर सकते हैं या नहीं। इसके अलावा ऐसे भी और बहुत सारे वीडियोस आपके आते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप के वीडियोस और भी मैं लाता रहूं तो आप मुझे बताते रहिए कि और कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए मैं वीडियो बना सकता हूं। सेशन को लाइक जरूर करिएगा और पढ़ते रहिएगा अगले रिमेनिंग डेज तक, ताकि
आप सब लोग बेहतरीन से बेहतरीन रैंक लाके अच्छे से अच्छे कॉलेज से एमटेक करके और अपने करियर को नेक्स्ट ऊंचाइयों तक लेके जा पाए। इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।